एफिशिएंसी का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो हमारे पास कुछ इस किस्म का है। एक फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया था, डेल्टा W अपॉन क्या है, Q1, याद होगा आपको। और इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, मल्टीप्लाई बाय 100। ये 100 से तो इसलिए मल्टीप्लाई किया है कि हम परसेंट एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर डेल्टा W भी आपको डिफाइन किया था कि डेल्टा W हमारे पास क्या है, वो है Q1 माइनस Q2, राइट। और Q1 हमारे पास क्या है, हॉट बॉडी की हीट है, Q2 हमारे पास कोल्ड बॉडी की हीट है, राइट। यानी मैं इसको भी लिख देता हूं कि Q1 जो है दिस इज द हीट किसकी हमारे पास है, सोर्स की, या जिसको हम कौन सी बॉडी कहते हैं, हॉट बॉडी कहते हैं, ठीक है। हॉट बॉडी में लिख रहा हूं, या हॉट बॉडी पूरा लिख देते हैं, हॉट बॉडी। अच्छा, और Q2 हमारे पास क्या था, ये हमारे पास हीट है किसकी, सिंक की, या जिसको हमने कौन सी बॉडी कहा था, कोल्ड बॉडी। मेरा ख्याल सारी बातें याद होंगी। उसके बाद हमने इस फॉर्मूले को मजीद ड्राइव किया था और परसेंट एफिशिएंसी हमने जो निकाला था वो आपको याद होगा, मैंने निकाला था 1, एक तो हमारे पास ये फॉर्मूला था 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 और मल्टीप्लाई बाय 100। ये इतना ज्यादा यूज नहीं होता। फिर इसी फॉर्मूले को हमने चेंज किया था परसेंट एफिशिएंसी को 1 माइनस T2 अपॉन T1 में और मल्टीप्लाई बाय 100, याद है। तो T2 किसकी हीट है हमारे पास, सोर्स की या हॉट बॉडी की हीट का नाम है, सॉरी T2 किसकी हीट है, सिंक की या कोल्ड बॉडी की जो टेम्परेचर है उसका नाम है हमारे पास T2, और T1 क्या है हमारे पास, सोर्स या हॉट बॉडी का टेम्परेचर है, राइट। तो T1 जिस तरह Q1 सोर्स का है तो T1 सोर्स का टेम्परेचर है, जिस तरह Q2 हीट है सिंक की या कोल्ड बॉडी की, इस तरह T2 टेम्परेचर है कोल्ड बॉडी या सिंक का। फिर इसी को मैंने आपको कहा था कि ये फॉर्मूला एक और तरीके से भी लिखते हैं हम लोग, और कुछ न्यूमेरिकल में वहां पे भी काम आता है। जब हम T1 का एलसीएम ले लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है T1 माइनस T2 अपॉन T1 और मल्टीप्लाई बाय किससे होता है, 100 से। तो ये मेरा ख्याल है फॉर्मूलाज हमारे सामने, और इसके अलावा कोई इसमें फॉर्मूला है तो हम यहाँ पे देख लेंगे, लेकिन यही वो फॉर्मूलाज है जिनकी मदद से अब हम ये तमाम न्यूमेरिकल कर सकते हैं। 11.9 एग्जाम में रिपीटेड न्यूमेरिकल है 11.9, और मैं इसके साथ लिख देता हूं कि ये कौन सा न्यूमेरिकल है, एग्जाम में रिपीट है। तो याद रखिएगा जब ये न्यूमेरिकल मैं आपको पास पेपर में न्यूमेरिकल करवाऊंगा ना, जब 11 चैप्टर के हीट चैप्टर के, तो जब ये न्यूमेरिकल आएगा मैं कहूंगा ये 11.9 की तरह है, तो बस फिर तुम लोगों का ये खुद का खुद होमवर्क बन जाएगा, क्योंकि बुक वाला मैं करवा रहा हूँ और बिल्कुल यही सब कुछ आता है एग्जाम में भी, कोई तब्दीली के साथ नहीं आता, ठीक है। कह रहा है हीट इंजन परफॉर्म 200 जूल ऑफ वर्क, कितना वर्क कर रहा है हमारे पास, 200 जूल वर्क कर रहा है इन ईच साइकिल, हर साइकिल में, एंड हैज एफिशिएंसी 20%, और उसकी जो परसेंट एफिशिएंसी है वो कितनी है, वो 20% है हमारे पास। फॉर ईच साइकिल ऑफ ऑपरेशन, हर साइकिल ऑपरेशन के हर साइकिल में ए में कह रहा है हाउ मच हीट इज एब्सॉर्ब, बी में कह रहा है हाउ मच हीट इज एक्सपेल्ड। तो ए में हमसे कह रहा है हीट एब्सॉर्ब बताइए, और बी में कह रहा है हीट एक्सपेल्ड बताइए। अच्छा, ये जो हीट एक्सपेल्ड है इसको बात आप न्यूमेरिकल में लिख देता है रिजेक्टेड, तो एक्सपेल्ड या रिजेक्टेड एक ही बात है, ठीक है। अब ये बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है, थोड़ी सी इसकी थ्योरी जो है वो अपने ध्यान में रख लो, मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है। एक हमारे पास थी हॉट बॉडी और एक थी हमारे पास कोल्ड बॉडी। तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट जाती है, दरमियान में हमने लगा दिया हीट इंजन, तो वो किसमें कन्वर्ट करके देता है, वर्क में कन्वर्ट करके देता है। तो हीट इंजन को जो हीट मिल रही है वो कौन दे रहा है, हॉट बॉडी। तो हॉट बॉडी की हीट का नाम क्या है, Q1। तो हीट इंजन जो हीट एब्सॉर्ब कर रहा है, एब्सॉर्ब, वो एब्सॉर्ब होने वाली हीट क्या है, Q1 है। तो हीट एब्सॉर्ब बेसिकली Q1 वो आपसे पूछ रहा है, समझ में आ गई बात। फिर जिस हीट को उसने वर्क में कन्वर्ट करना था वर्क में कन्वर्ट किया, बाकी हीट उसने रिजेक्ट कर दी, एक्सपेल कर दी, दे दी किसको, कोल्ड बॉडी को। कोल्ड बॉडी को जो हीट देते हैं हम क्या लिखते हैं, Q2। तो ये जो हीट एक्सपेल्ड है या रिजेक्टेड है ये क्या होगी आपके पास, Q2। समझ में आ गया न्यूमेरिकल।
तो हीट एब्जॉर्ब किसने, हीट इंजन ने हर साइकिल में, साइकिल कौन कर रहा है, हीट इंजन कर रहा है ना, तो हीट इंजन ने हर साइकिल में कितनी हीट एब्जॉर्ब की, Q1, कितनी हीट रिजेक्ट की, Q2, और इसी को अगर हम माइनस करते हैं Q1 माइनस Q2 तो हमारे पास क्या रहता है, वर्क आ जाता है। तो ये इक्वेशन भी बहुत अहम है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इस इक्वेशन को भी याद रखना है। Q1 माइनस Q2 किसके बराबर है, वर्क के बराबर है, राइट। अब आप बताइए सोल्यूशन कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बड़ा सिंपल सा है। आपको याद है परसेंट एफिशिएंसी के टाइम पे मैंने ये इक्वेशन आपको कहीं बताई थी और मैंने आपसे कहा था इसको अच्छी तरह याद रखना है, न्यूमेरिकल में काम आती है, मेरा ख्याल है अल्फाज याद होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए परसेंट एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है, 20% का मतलब है डिवाइडेड बाय 100, तो समझो ये 100 यहां लिख दिया, तो परसेंट एफिशिएंसी कितनी है 20 और 100 को यहां ले आया, ठीक है। तो डेल्टा डब्ल्यू मेरे पास कितना है 200 अपॉन Q1 मुझे मालूम करना है, तो Q1 मेरे बड़े आसानी से मालूम हो गया। क्या करें, इस Q1 को यहां ले आओ, दिस इज Q1, तो ये 100 इससे मल्टीप्लाई होगा, 200 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन और 20 यहां की क्या हो जाएगा डिवाइड। कैलकुलेशन एक बार देखें। सो Q1 को मैं इक्वेशन के तरफ ले आया, 100 को 200 से मल्टीप्लाई कर दिया, 20 यहां के डिवाइड, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिया हमने, ठीक है। 2 1 2 और 2 1 2, तो ये हो गया 100 को 10 से किया तो ये मेरे पास हो गया 1000 जूल, सॉरी, ठीक है। सो 1000 जूल हमारे पास आ गया Q1 जो कि है हमारे पास हीट एब्जॉर्ब। अब हीट एक्सपेल कैसे मालूम करेंगे, उसी फॉर्मूले से जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया थ्योरी के टाइम पे कि डेल्टा W किसके बराबर है, Q1 माइनस Q2 के मेरे पास बराबर है। तो डेल्टा W मेरे पास कितना दिया हुआ क्लास 200 और Q1 में कितना कैलकुलेट कर चुका हूं ऑलरेडी 1000 और माइनस Q2। अब माइनस से Q2 इक्वेशन के इस तरफ आके प्लस का Q2 हो जाएगा 1000 एज इट इज, प्लस का 200 वहां जाके माइनस का 200 हो जाएगा, तो 1000 में से 200 निकालें तो दिस इज 800 जूल्स, राइट। तो आई बिलीव कि ये इंतहाई आसान न्यूमेरिकल है, आपके समझ में आ गए होंगे, आप आसानी से वो कर सकते हैं। मैं कॉन्फिडेंट रहूं आप पे कि आप इसे कर लेंगे। ओके, न्यूमेरिकल नंबर 10 कह रहे हीट इंजन ऑपरेट बिटवीन टू रिजर्वायर। ऐसी बात हम भी जानते हैं हीट इंजन दो रिजर्वायर के दरमियान काम करता है, हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी, दरमियान में हीट इंजन लगा होता है, तो दो रिजर्वायर है ना, एक हॉट बॉडी सोर्स और एक कोल्ड बॉडी जिसे सीख कहा था, तो दो रिजर्वायर हो गए। वो कह रहा है एट टेंपरेचर ऑफ 25 एंड 300 डिग्री सेल्सियस, एक का टेंपरेचर है 25 डिग्री सेल्सियस और एक का टेंपरेचर है 300 डिग्री सेल्सियस। नाउ बी केयरफुल, मैंने आपको थ्योरी के टाइम पे समझाया था, मैंने आपको बताया था कि जब हम हीट इंजन की बात करेंगे तो दो टेंपरेचर दिए होंगे, पहले को T1 दूसरे को T2 नहीं कहना, आपने ये देखना है कौन सा टेंपरेचर ज्यादा है कौन सा टेंपरेचर कम है। तो जो सोर्स होता है हॉट बॉडी होती है उसका टेंपरेचर ज्यादा होता है और उसको हमने क्या लिखा था थ्योरी में T1। सो ये जो 300 है ये हमारे पास T1 है, बी केयरफुल। इसी तरीके से कम टेंपरेचर कोल्ड बॉडी का टेंपरेचर होता है T2। अब आप न्यूमेरिकल बड़ी आसानी से कर सकते हैं, बस एक स्टेप और है और वो ये कि वो केल्विन में तब्दील कीजिएगा लाजमी, ठीक है। तो प्लस 273 करें और इसको भी प्लस 273 करें, कैलकुलेटर से मुझे वैल्यूज बता दीजिएगा क्या बन गई। अच्छा, व्हाट इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, इंजन की परसेंट एफिशिएंसी आपको बतानी क्या है, कोई इशू नहीं है। वी नो कि परसेंट एफिशिएंसी का फार्मूला है 1 माइनस T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय 100। क्या ख्याल है आपका? सो इसलिए मैं कह रहा हूं कि T और T लिखा हुआ है तो इसको मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू केल्विन, राइट। तो बस अब आपने क्या करना है, परसेंट एफिशिएंसी 1 माइनस T2, जी ये रहा T2 कितना हो गया 273 प्लस 25, जल्दी बताओ भाई 298 और ये कितना हो जाएगा 573 केल्विन। ओके, तो देख लीजिएगा अगर कोई इशू हो इसमें, मैंने जमाने इसको जमा किया तो T2 मेरे पास है 298 और T1 है 573 मल्टीप्लाई बाय 100। बस कैलकुलेटर क्या वाला हो गया कीजिए, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट न्यूमेरिकल हम करने जा रहे हैं, 1995 में हमारे पास आया हुआ है। कह रहे हीट इंजन परफॉर्म कर रहा है, वर्क परफॉर्म कर रहा है एट द रेट ऑफ 50 किलोवाट। नाउ क्लास बी केयरफुल, इसने यहां पे लिखा हुआ वर्क एट द रेट और जो यूनिट है वो किलो के साथ क्या है वॉट। वॉट हमारे पास वर्क का यूनिट नहीं होता, वर्क का यूनिट हमारे पास होता है जूल। तो ये जो वॉट है ये किसका यूनिट है, पावर का यूनिट है। तो आप इसके यूनिट से बी केयरफुल, राइट। तो आप इसको पावर लिखिएगा, पावर हमारे पास कितनी है 50 किलोवाट है और जो एफिशिएंसी है वो हमारे पास कितनी है 30% है। कैलकुलेट द लॉस ऑफ हीट पर आवर। अब लॉस ऑफ हीट, हीट जो जाया हो रही है, तो मुझे बताइए हीट इंजन में जो हीट इंजन होता है
उसमें जो हीट लॉस होती है वो क्या होती है, उसको हमने Q2 नहीं कहा था। और पर आवर वो कह रहा है, हमें बताइए कि पर आवर क्या है। ये न्यूमेरिकल जो है हमारे पास 1995 वाला, इसमें जो पावर हमें गिवन दिया है वो दी है 50 किलो वॉट, राइट। तो 50 किलो का मतलब क्या होता है 1000 वॉट, ये तो हमारे पास होगी पावर। अब वो कह रहा है कि आप बताइए हीट लॉस हमारे पास क्या है। तो हीट लॉस हमारे पास क्या होती है Q2, ये हमें बताना है। और कैसे बताना है, पर आवर। पर आवर का मतलब क्लास क्या होता है 3600 सेकंड। मेरा ख्याल है एक घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं, तो पर आवर का ये मतलब हो गया। देखो हमने थ्योरी इस तरह पढ़ी थी ना कि ये हमारे पास थी हॉट बॉडी, ये मेरे पास था हीट इंजन, और ये था मेरे पास कोल्ड बॉडी। तो हॉट बॉडी से जो हीट आ रही है हीट इंजन की तरफ, उसका हमने क्या नाम दिया था Q1 नाम दिया था। और फिर ये हीट इंजन किस में कन्वर्ट कर रहा था, उस हीट को वर्क में कन्वर्ट कर रहा था। और बाकी हीट हम किसको दे रहे थे, कोल्ड बॉडी को। जो कोल्ड बॉडी को दे रहे थे उसका नाम हमने क्या रखा था Q2। तो ये जो कोल्ड बॉडी को हीट थी इसका नाम था कि ये कितनी हीट रिजेक्टेड, याद है आपको, कितनी हीट रिजेक्ट की हमने कोल्ड बॉडी को, या ये कितनी हीट जो है ये क्या लॉस्ट है। ये जितनी हीट कोल्ड बॉडी को मिल रही है ये क्या है, ये लॉस्ट हीट है। तो जो हमसे कह रहा है ना हीट लॉस, तो हीट इंजन में जो हीट लॉस होती है वो Q2 होती है, और हीट इंजन में जो हीट गेन होती है वो क्या होती है Q1 होती है। ठीक है, ये बात अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। तो इसलिए मैंने हीट लॉस को क्या लिखा है Q2 लिखा है, जो मुझे मालूम करना है। सोल्यूशन देखिए, हम देखते हैं हमारा कौन सा फॉर्मूला हमारी हेल्प कर सकता है। ये दो फॉर्मूला हमारी हेल्प कर सकते हैं। अगर मुझे वर्क मालूम हो जाए, उस वर्क को से मैं क्या किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ Q1 की। सही है, सबसे पहले मैं वर्क मालूम करूंगा, वर्क से मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी Q1, और फिर मैं इस फॉर्मूले में रख के Q1 की वैल्यू वर्क की वैल्यू क्या मालूम कर लूंगा Q2 मालूम कर लूंगा। तो देखिए सबसे पहले मैं कह रहा हूं कि परसेंट जो एफिशिएंसी है वो होती है डेल्टा W अपॉन Q1 इनटू 100, राइट। और इसको नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। तो मेरे पास डेल्टा W मेरे पास क्या है, मैं अब सबसे पहले डेल्टा W मालूम कर लेता हूं। तो मैं जानता हूं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ किसकी, पावर की डेफिनेशन। पावर की डेफिनेशन हमारे पास क्या है, पावर क्या होता है वर्क अपॉन टाइम होता है। तो दिस इंप्लाइज दैट वर्क किसके बराबर हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो वर्क यहां से दिस इंप्लाइज दैट वर्क की मेरी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, पावर कितनी है मेरे पास 50, और साथ में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 50,000, ओके। और मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है मेरे पास, दिस इज 3600। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा 1.8 एक्सपोनेंट 8 जूल्स। ये मेरे पास आंसर आ रहा है 1.8 एक्सपोनेंट 8 जूल्स। ठीक है, ये मेरे पास वर्क आ गया। इस वर्क को उठाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 में मैं पुट कर रहा हूं। तो यहां से उठाकर इसको क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करूंगा और Q1 निकाल लूंगा। अब हम लिखेंगे सो इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज दैट परसेंट एफिशिएंसी इज इक्वल टू, हमारे पास जो वर्क है हमारे पास वो कितना निकाला है 1.8 एक्सपोनेंट 8 निकाला है, डिवाइडेड बाय Q1 और मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये परसेंट एफिशिएंसी में कितनी दी है, न्यूमेरिकल में दी है, मैं यहां लिखना भूल गया हूं, दोबारा से देख लेते हैं। देखिए कितनी एफिशिएंसी हमारे पास 30% है, नजर आ रहा है आप लोगों को, ये देखिए 30% एफिशिएंसी हमारे पास। तो हम यहां लिख देते हैं जो एफिशिएंसी हमारे पास परसेंट एफिशिएंसी वो कितनी है 30% है। ठीक है, डेटा में लिख दिया हमने। अच्छा जनाब, अब Q1 क्या हो जाएगा मेरे पास बताइए। Q1 मेरे पास हो जाएगा ये 1.8 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय, अब परसेंट एफिशिएंसी मेरे पास कितनी है 30% है, 30%। तो 30% का मतलब क्या होता है 30 अपॉन 100, जो मैंने आपको बताया था। आप इस 100 को यहां ले आए तो 100 नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा हमारे पास। तो ये हो जाएगा 30 अपॉन 100, और 30 अपॉन 100 हमारे पास 1.8 एक्सपोनेंट 8 अपॉन 30 को 100 से डिवाइड करें कितना मिलता है 0.3। ओके, तो अब आप इसको 0.3 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 0.3। तो मेरा आंसर जो आ चुका है वो आंसर आ चुका है 6 एक्सपोनेंट 8 जूल्स। ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास Q1 की। लेकिन मुझे क्या मालूम करना था हीट लॉस Q2।
तो Q1 आ गया, तो इस Q1 से Q2 निकालना मेरे लिए कोई मसला नहीं है। ये रहा मेरे पास वर्क का फॉर्मूला। तो वर्क के फॉर्मूले के जरिए मैं आराम से मालूम कर सकता हूं क्या चीज, Q2 मालूम कर सकता हूं। वर्क मेरे पास ऑलरेडी मुझे मालूम है, Q1 मैं मालूम कर चुका हूं, तो इस फॉर्मूले में पुट करूंगा मेरा आंसर आ जाएगा। तो हम लिख रहे हैं एज डेल्टा W किसके बराबर है, Q1 माइनस Q2 के बराबर है हमारे पास। तो डेल्टा W कितना है हमारे पास 1.8 एक्सपोनेंट 8 इज इक्वल टू Q1 में कैलकुलेट कर चुका हूं कितना है 6 एक्सपोनेंट 8 माइनस क्या मालूम करना है Q2। तो इस Q2 को माइनस हो रहा है इक्वेशन की इस तरफ लेकर आ जाओ, ये प्लस का Q2 हो गया, 6 एक्सपोनेंट 8 ऑलरेडी पहले से मौजूद था, ये प्लस का यहां जाके माइनस का 1.8 एक्सपोनेंट 8 हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास Q2 की वैल्यू आ जाएगी किसमें, जूल्स में। अब मुझे बताइए Q2 मालूम करना कोई इश्यू नहीं होना चाहिए अब आपके लिए। इसमें से माइनस किया हमने 1.8 एक्सपोनेंट 8। सो ये मेरे पास साइंटिफिक नोटेशन में आ रहा है 4.2 एक्सपोनेंट 8 जूल्स, 4.2 एक्सपोनेंट 8 जूल्स। ठीक है, क्लियर है, आसान है न्यूमेरिकल। तो मैंने 4.2 करके लिखा है, इसने 420 लिखा हुआ है, तो 420 लिखेंगे तो एक्सपोनेंट 6 हो जाएगा ना, एक ही बात है। बात समझ आ रही है, 4.2 है तो 4.2 को 4 पॉइंट अगर आप राइट हैंड पर मूव करें, कितने डिजिट, 2 डिजिट अगर आप मूव करते हैं राइट हैंड पे, ये देखो पॉइंट यहां पर था ना आपके पास, तो पॉइंट यहां से इधर 1 और इस तरफ आए 2 डिजिट राइट पे मूव करेंगे तो ये पावर 6 से क्या हो जाएगी आपके पास, ये पावर हो जाएगी 8। मेरा ख्याल है आसान सी बात है। नंबर 2 मैं नहीं करा अभी, ये जब मैं आपको बुक का न्यूमेरिकल नंबर 11 करा दूंगा तो ये उसके साथ रिलेटेड है, तब आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आ जाइए। कह रहा फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन 100 एंड 50। देखें आप, तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, ये हमारी बुक का न्यूमेरिकल नंबर 10 है, जिसमें 2 टेम्परेचर दिए हुए हैं और हमें क्या मालूम करनी है, एफिशिएंसी मालूम करनी है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन नंबर 3 भी मैं आपको दोबारा से बता देता हूं। भारत बुक का ये क्वेश्चन नंबर 10 है। एक टेम्परेचर उसने हमें दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस, दूसरा उसने टेम्परेचर दिया है 50 डिग्री सेल्सियस, और वो कह रहा है परसेंट एफिशिएंसी बताइए सोल्यूशन। मैंने आपसे कहा था वो टेम्परेचर जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो किसका टेम्परेचर होता है, सोर्स का। तो 100 किसका टेम्परेचर है, सोर्स का, जिसको क्या लिखते हैं T1। और कम टेम्परेचर मैंने आपसे कहा था सिंक का टेम्परेचर होता है, तो सिंक का टेम्परेचर, कम टेम्परेचर को हम क्या लिखेंगे, T2 लिखेंगे। दूसरी अहम बात, इनको लाजमी तौर पे केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो प्लस 273 तो हो जाएगा 373 केल्विन, और प्लस 273 तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 83 93 03 13 23, तो 323 केल्विन, राइट। ये हमने दोनों को किसमें कन्वर्ट कर लिया, केल्विन के अंदर भी कन्वर्ट कर लिया। अब बताइए परसेंट एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये लिखा हुआ आपके पास टेम्परेचर के लिहाज से, तो आपने लिखा परसेंट एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 और मल्टीप्लाई बाय 100, तो परसेंट एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 कितना है 323 अपॉन T1 हमारे पास कितना है 373 और मल्टीप्लाई बाय 100। अब बताओ ये कैलकुलेटर क्या वाले हो गया, सिंपल। तो यहां से हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी किसमें, परसेंटेज में। कैलकुलेट कीजिए और मुझे बताइए कि आंसर क्या आ रहा है। यही आंसर आ रहा है 13.5% आ रहा है, इट इज 13.4%। ये है हमारा आंसर। नंबर 4 सेम न्यूमेरिकल क्लास। देखिए आइडियल हीट इंजन है, ऑपरेट्स इन कार्नोट साइकिल में ऑपरेट कर रहे हैं बिटवीन टेम्परेचर 227 एंड 127 डिग्री सेल्सियस में दोनों। अब उससे कोई हमसे नहीं कहा हुआ कि कौन सा T1 है कौन सा T2 है, बट वी नो कि जो ज्यादा टेम्परेचर है वो T1 है, जो कम टेम्परेचर है वो T2 है। और कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, कह रहा है इट एब्जॉर्ब 600 जूल ऑफ हीट, यानी जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है जिसे हम क्या बोलते हैं Q1, वो हीट एब्जॉर्ब जो है वो 600 जूल है। तो फाइंड द वर्क डन पर साइकिल। एक तो सबसे पहले आप वर्क डन बता दीजिए कि वर्क डन क्या है हमारे पास, फिर क्या है एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। तो आप एफिशिएंसी पहले कैलकुलेट कर लीजिए, तो एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद वर्क कैलकुलेट करना आपके लिए पीस ऑफ केक होगा। 2001 का न्यूमेरिकल है, एक टेम्परेचर उसने हमें दिया हुआ है 227 डिग्री सेल्सियस, एक उसने दिया है 127 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो हीट एब्जॉर्ब, अब मुझे पता है 227 क्या हो, ज्यादा टेम्परेचर है तो ज्यादा टेम्परेचर को मैं क्या बोलूंगा T1, कम टेम्परेचर को मैं क्या कहूंगा T2। जो हीट एब्जॉर्ब की है जिसको हम कहते हैं Q1,
उसकी वैल्यू हमें दी हुई है 600 जूल्स, राइट। वो कह रहा है हमें ए पार्ट में कह रहा है हमें कि वर्क डन बताइए कि वर्क डन कितना है, और सेकंड पार्ट में वो हमसे कह रहा है कि आप परसेंट एफिशिएंसी बता दीजिए। अब देखो, अगर मैं परसेंट एफिशिएंसी पहले करता हूं तो 1 माइनस T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय 100, ये मेरे पास फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले के लिए मुझे T1 T2 चाहिए जो कि मेरे पास मौजूद है। सर मुझे इसको किसमें कन्वर्ट करना है? केल्विन में। तो प्लस 273 और इसमें भी प्लस 273, दोनों में 273 ऐड कर दीजिए। 227 प्लस 273 दैट बिकम 500 केल्विन, और 273 प्लस 127 दैट बिकम 400 केल्विन, राइट। तो परसेंट एफिशिएंसी हमारे पास 1 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 500 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो जो परसेंट एफिशिएंसी मेरे पास आ गई, सिर्फ आपने इसको कैलकुलेटर में रखना है आपसे, ठीक है। सो ब्रैकेट 1 माइनस डिवाइड में 400 अपॉन 500 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 100, ये पूरे साइंटिफिक कैलकुलेटर में एक साथ रख सकते हैं। तो इट इज 20%। सिंपल, हमारा आंसर आ गया। अब उसके बाद मुझे क्या मालूम करना है? वर्क मालूम करना है, कोई इशू नहीं है। देखिए वर्क का फॉर्मूला हमारे पास है, Q1 की वैल्यू मेरे पास है, वर्क में कैलकुलेट वर्क मैंने कैलकुलेट करना है, Q1 हमें उससे दिया हुआ है, एफिशिएंसी मैं मालूम कर चुका हूं, सिंपल। तो मैंने लगाया परसेंट एफिशिएंसी इज इक्वल टू डेल्टा W। अब डेल्टा W मैंने मालूम करना है, इसको डेल्टा W रहने दीजिए, अपॉन Q1 मेरे पास क्या है? 600। पसंद आ रही है? अब परसेंट एफिशिएंसी कितनी है? 20%। तो 20 अपॉन 100 इज इक्वल टू डेल्टा W अपॉन 600। तो ये 20 अपॉन 100 कितना बन जाएगा? 0.2, और मल्टीप्लाई बाय 600 तो ये आ जाएगा डेल्टा W। बात समझ में आ रही है कि 20 अपॉन 100 0.2 हो गया, और 600 यहां डिवाइड था, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो गया। तो इन दोनों को बस अब आप क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो द वर्क डन हमारे पास आ रहा है 120, और यूनिट साथ में लाजमी लिखना है जूल्स। आसान है, आसानी के साथ हो सकता है न्यूमेरिकल। नेक्स्ट जिस न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं वो न्यूमेरिकल है हमारे पास, न्यूमेरिकल नंबर 5, ठीक है। कह रहे हीट इंजन परफॉर्म 1000 जूल ऑफ वर्क, तो वर्क डेल्टा डब्ल्यू को क्या लिख दोगे? 1000। एट द सेम टाइम रिजेक्ट 4000 जूल ऑफ हीट टू द कोल्ड रिजर्वायर। अब कोल्ड रिजर्वायर को जो हीट हम रिजेक्ट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? Q2, सही है ना। तो ये 4000 क्या है आपके पास? Q2 है, और 1000 क्या है? ये आपके पास वर्क है। कह रहा है एफिशिएंसी क्या होगी ये बताइए, सबसे पहली बात तो ये है। और कह रहा है द डिफरेंस, अच्छा इसकी भी मैं बात कर लेता हूं, ये जो लिखा है इफ द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये आज फॉर्मूला बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, मैंने लाजमी तौर पे आपको बताया था उस दिन जब मैं आपसे एफिशिएंसी का फॉर्मूला ड्राइव कर रहा था कि इफ द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर बिटवीन सिंक एंड सोर्स, सिंक और सोर्स के टेम्परेचर का डिफरेंस क्या होता है हमारे पास? भाई सोर्स का टेम्परेचर क्या है? T1, सिंक का टेम्परेचर क्या है? T2। तो T1 माइनस T2 या T2 माइनस T1 एक ही बात है, डिफरेंस तो हमेशा सेम रहता है ना। तो सोर्स और सिंक के टेम्परेचर का डिफरेंस हमारे पास होता है T1 माइनस T2। वो कितना दिया हुआ है उसने? वो कह रहा है इज 75 डिग्री सेल्सियस, ये 25 डिग्री सेल्सियस है। तो फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, सोर्स का टेम्परेचर बताइए। तो इस न्यूमेरिकल को भी परफॉर्म कर लेते हैं अभी। अच्छा हाँ, कितना वर्क कर रहा है हमारे पास? वो कह रहा है कि 1000 जूल हमारे पास वर्क कर रहा है। कितनी हीट रिजेक्ट कर रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं? Q2 कहते हैं। वो कितनी है? 4000 जूल है। फिर वो हमसे कह रहा है आप परसेंट एफिशिएंसी बताइए कि कितनी होगी। सबसे पहले तो ये कह रहा है, देखो मैं परसेंट एफिशिएंसी के फॉर्मूले की तरफ जाऊं तो आपका क्या ख्याल है? परसेंट एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले के में मुझे अगर परसेंट एफिशिएंसी मालूम करनी, एक तो मेरे पास डेल्टा डब्ल्यू होना चाहिए, वो मेरे पास है। दूसरा मेरे पास क्या होना चाहिए? Q1 होना चाहिए, लेकिन मुझे क्या दिया हुआ? Q2। कोई इशू नहीं है, इसके नीचे वाले फॉर्मूले को देखिए। अगर डेल्टा डब्ल्यू, Q1, Q2 ये तीन चीजों पे आपको डील करना हो तो ये फॉर्मूला है। डेल्टा डब्ल्यू आपके पास है, Q2 आपके पास है, तो Q1 मालूम कर सकते हैं।
तो पहले मैं इस फॉर्मूले को यूज करते हुए इसकी वैल्यू मालूम करूंगा Q1 और उसको पुट करूंगा यहां पे, एफिशिएंसी मालूम हो जाएगी। तो सोल्यूशन मैं बोलूंगा एज वी नो कि डेल्टा W किसके बराबर है हमारे पास, Q1 माइनस Q2 के। तो Q1 मालूम करना है, Q2 या माइनस है वहां प्लस हो जाएगा, तो डेल्टा W प्लस Q2 किसके बराबर आ गया, Q1 के। आसान है। तो डेल्टा W मेरे पास कितना है 1000 प्लस Q2 मेरे पास कितना है 4000, सो दैट इज इक्वल टू Q1। सो Q1 मेरे पास किसके बराबर आ गया 5000 जूल के। आसान सा था, ये आ गया Q1। अब Q1 मेरे पास आ चुका है, इस फॉर्मूले के जरिए अब मैं एफिशिएंसी मालूम कर सकता हूं। तो मैंने कहा जनाब परसेंट एफिशिएंसी मेरे पास है, डेल्टा W मेरे पास कितना है 1000 डिवाइडेड बाय Q1 मेरे पास कितना है 5000 और मल्टीप्लाई बाय किससे कर दो 100 से, ताकि परसेंटेज के अंदर आ जाए आंसर। तो 3 0 से 3 0 करके 1/5 जो भी आंसर है, अभी ये भी कर ले 5 1 5 5 2 से कितना होता है 10, तो ये आ गया 20%। मेरा ख्याल है बगैर कैलकुलेटर के हो गया। तो ये आ गया हमारे पास परसेंट एफिशिएंसी। मेरा ख्याल है आसान है परसेंट एफिशिएंसी। अब देखिए न्यूमेरिकल का दूसरा हिस्सा जिसमें वो कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर बिटवीन सिंक एंड सोर्स। सिंक या सोर्स हो या सोर्स या सिंक हो, बात तो एक ही है ना। ये देखिए ये जो फॉर्मूला था, जब हम ये फॉर्मूला ड्राइव कर रहे थे तो उस वक्त मैंने क्या किया था, फॉर्मूला तो ये डेरिवेशन तो हमारे पास ये वाली थी, तो मैंने T1 एलसीएम लिया था, ये T1 एलसीएम लिया, तो फिर T1 1 से मल्टीप्लाई हुआ T1 माइनस T2 अपॉन T1। अब ये T1 माइनस T2 क्या है, ये है आपके पास सोर्स का टेम्परेचर और T2 क्या है सिंक का टेम्परेचर। तो मैं ऊपर वाली लाइन को अगर पढ़ना चाहूं तो कैसे रीड करूंगा, डिफरेंस, माइनस का मतलब है डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर बिटवीन सोर्स एंड सिंक। ठीक है, सोर्स हमारे पास हॉट बॉडी, सिंक हमारे पास कोल्ड बॉडी, इसका टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर T2। आप T1 माइनस T2 करें या T2 माइनस T1 करें, ये डिफरेंस तो हमेशा सेम ही आएगा ना। सही है। हाँ, आप ये कह सकते हैं एक में प्लस आएगा एक में माइनस आएगा, हम प्लस माइनस की बात नहीं कर रहे, हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं इस वक्त, डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो जो उसने हमें वैल्यू दी हुई है उस वैल्यू में वो हमसे क्या कह रहा है कि इफ T1 माइनस T2, गौर से देखिएगा कि डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर कितना है 75 डिग्री सेल्सियस है। बहुत गौर से इस बात को समझना है। वो कह रहा है कि T1 यानी सोर्स का टेम्परेचर बताइए, तो मैं जाहिर सी बात है इसी फॉर्मूले को यूज करूंगा। जब मैं इस फॉर्मूले को यूज करूंगा तो परसेंट एफिशिएंसी मेरे पास जो है, जो परसेंट एफिशिएंसी वो कितनी है 20, तो 20% का मतलब है डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू, ठीक है, इसकी जगह पे मैंने परसेंट एफिशिएंसी के लिए 20/100 लिख दिया। T1 माइनस T2 मेरे पास कितना है 75 डिग्री सेल्सियस अपॉन T1 मेरे पास कितना है वो मुझे मालूम करना है। एक तो जो कंफ्यूजन हो सकती है बच्चे को, वो कंफ्यूजन नहीं हो सकती है, वो ये बोले कि ये तो 75 डिग्री सेल्सियस है, हमें तो टेम्परेचर देखे ना, ये जो टेम्परेचर था T2 ये भी केल्विन में था, मैंने ही आपसे कहा था ना T1 वो भी केल्विन में होना चाहिए। तो हो सकता है आपके जहन में आ रहा हो कि T1 माइनस T2 तो केल्विन में होना चाहिए। देखो मैं आपसे पहले भी न्यूमेरिकल्स में ये बात कर चुका हूं, जब भी हम डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर लेते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं डेल्टा टी कहते हैं, जब भी हम डेल्टा टी लेते हैं, अब ये डेल्टा टी चाहे डिग्री सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में हो, ये हमेशा आपस में डिफरेंस आपस में हमेशा क्या होता है बराबर होता है। तो 75 डिग्री सेल्सियस दिया है या 75 डिग्री केल्विन दिया है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। गॉट माय पॉइंट। इसलिए मैंने बगैर किसी खौफो कतर के 75 डिग्री सेल्सियस हो या केल्विन हो, मेरे लिए एक ही बात है। तो 20/100 मेरे पास बनता है 0.2 और ये हो गया 75/T1। तो T1 को इस तरफ ले जाओ, T1 इज इक्वल टू 75/0.2। क्या करें, तो इसको 75 को 0.2 से डिवाइड कर रहे हैं हम। तो अब हम क्या कर रहे हैं 75 को 0.2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 75 डिवाइडेड बाय 0.2 दैट गिव्स मी 375। अब मेरा आपसे सवाल है 375 के साथ मैं क्या लिखूं, डिग्री सेल्सियस लिखूं या केल्विन लिखूं। मिसाल के तौर पे अगर वो मुझे कहता है कि गिव योर आंसर इन डिग्री सेल्सियस, तो मैं यहां पर डायरेक्ट डिग्री सेल्सियस लिख दूंगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अगर वो मुझे कहता है गिव योर आंसर इन केल्विन, तो मैं 375 के साथ क्या लिख दूंगा, के लिख दूंगा। अच्छी तरह बात सुनना, बाय डिफॉल्ट ये जो फॉर्मूला है इसमें टेम्परेचर किसमें है, केल्विन है।
तो इसमें T2 भी केल्विन में है, T1 भी केल्विन में है, T1 भी केल्विन में है। तो T1 हमारे पास जो टेम्परेचर है वो किस में निकल के आएगा? केल्विन में निकल के आएगा। ये मेरी बात समझ आ रही है? तो फिर T1 माइनस T2 इस डिफरेंस को केल्विन में क्यों नहीं चेंज किया? इसलिए नहीं चेंज किया कि इसको केल्विन में चेंज करो या ना करो, डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। ऑलरेडी लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन के टाइम पर मैं इसके बारे में बात आपसे कर चुका हूं। ओके, नाउ स्टिल इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, सो गो बैक टू द थ्योरी ऑफ linear thermal expansion, numerical theory of linear and volumetric thermal expansion. There inshallah you will find the difference of the temperature in degree Celsius and Kelvin are the same. अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। ये जो मेरी क्लास का स्टूडेंट है मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा से ये बात बता दूंगा। ओके, सो दिस इज माय आंसर, T1 is 375 केल्विन। मेरा ख्याल है ये आसान है, आपकी समझ में आ चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने किया है। तो इफ द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर बिटवीन सिंक एंड सोर्स, तो डिफरेंस की वजह से मुझे कोई जरूरत नहीं इसको किसी चीज के केल्विन में चेंज करने की। बी केयरफुल, ये आपका डिसीविंग पॉइंट है। दिस इज द ट्रिकी पॉइंट जहां पे वो आपको ले जाकर मारेगा। अगर आपने 75 को केल्विन में चेंज किया, आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। आपने देखा है कि मैंने इसको चेंज नहीं किया। ये हमारे पास 20% एफिशिएंसी आ गई एंड 375 देखिए उसने भी केल्विन साथ में लिख दिया है। ओके, 2002 प्री इंजीनियरिंग का ये न्यूमेरिकल था हमारे पास। नंबर 9, न्यूमेरिकल नंबर 9 देखिए, हीट इंजन परफॉर्म वर्क एट द रेट ऑफ 50 किलोवाट। व्हाट डू यू थिंक? वही सेम न्यूमेरिकल है जो मैंने पीछे अभी किया था, 50 किलोवाट। एफिशिएंसी भी एग्जैक्टली वही दी हुई है, 30% एफिशिएंसी। और जो लॉस ऑफ हीट पर आवर मालूम करना है, आप देख सकते हैं आंसर भी सेम है। तो न्यूमेरिकल नंबर 9 ऑलरेडी डन। ओके, अच्छा, ये आया 2007 में। वो कब न्यूमेरिकल आया था? ये न्यूमेरिकल जो था ये आप देख सकते हैं 1995 में आया। अब आप मुझे बताएं, अगर हम 2007 से 1995 की तरफ जाते हैं तो ये 12 साल का फर्क बनता है हमारे पास। तो इसका मतलब ये कि ये न्यूमेरिकल 12 साल बाद रिपीट हुआ है। इसलिए मैं बच्चों को कहता हूं कि अगर आपके एग्जाम में कोई न्यूमेरिकल, कोई पुराना न्यूमेरिकल जो बड़े अरसे से नहीं आया, उसके रिपीट होने के क्या चांसेस हैं, तो मैं कहता हूं कि आप ये रखें कि 10 साल से ऊपर जिस न्यूमेरिकल को हो गए उसके रिपीट होने के चांसेस बन जाते हैं। ये वो चीज है जो कि मैंने खुद न्यूमेरिकल कराते हुए सीखी है, तो मैं आप लोगों से इस वक्त शेयर कर रहा हूं। तो ये मेरा फॉर्मूला है जिसको आप ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई न्यूमेरिकल रिपीट नहीं है, 10 साल हो गए तो 10 साल 12 साल बाद उसके चांसेस होते हैं इसके रिपीट होने के। इसलिए मैं आपसे कहता हूं एक अच्छी तैयारी के लिए जरूरी है कि आप कितने साल के न्यूमेरिकल की तैयारी करें? 20 साल तो एटलीस्ट करें, 20 साल। न्यूमेरिकल नंबर 10, अब हम बात करें न्यूमेरिकल नंबर 10 की आपसे। तो न्यूमेरिकल नंबर 10 में आप देखिए कार्नोट इंजन है, परफॉर्म 2000 जूल ऑफ वर्क। ये बिल्कुल वही न्यूमेरिकल है जो इस वक्त हमने बोर्ड पर किया हुआ है। वहां पे 1000 जूल था, यहाँ पर हमारे पास 2000 जूल है, तो डेल्टा डब्ल्यू दिया हुआ है। रिजेक्ट 4000 जूल ऑफ हीट टू द सिंक। तो ये क्या हो गया हमारे पास, जो हीट रिजेक्ट करते हैं सिंक को, Q2। तो Q2 4000 है। अब से पिछले न्यूमेरिकल में भी ये 4000 ही था। तो और उसके बाद हमने इससे क्या मालूम कर ली थी? एफिशिएंसी मालूम कर ली थी। लेकिन इसे वो कह रहे हैं द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर बिटवीन द सोर्स एंड द सिंक इज 85 डिग्री सेल्सियस। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए डिग्री सेल्सियस में दे रहा है। तो सोर्स और सिंक के टेम्परेचर का डिफरेंस 85 का मतलब है T1 माइनस T2 85 है। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड द सिंक। सोर्स का टेम्परेचर भी मालूम करना है T1 जो कि हमने आपसे पहले वाले न्यूमेरिकल में मालूम किया था, और सिंक का भी मालूम करना है। तो हम इसको दोबारा कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है हमारे पास। ये वैल्यू इस दफा मेरे पास कितनी है? 2000 है। वर्क जो रिजेक्ट हो रही हीट 4000 जूल में दी हुई है। परसेंट एफिशिएंसी वो हमसे नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है कि T1 माइनस T2 सोर्स और सिंक के टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो कितना है? 85 डिग्री सेल्सियस है। तो वो कह रहा है T1 भी मुझे बताइए, और वो कह रहा है कि T2 की वैल्यू भी हमें बताइए। ये अब उसका क्वेश्चन बन गया। 2008 का ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब हम इस न्यूमेरिकल को करने वाले T1 हमने मालूम करना। देखिए हमने पहले भी T1 मालूम किया, तो जब हमने T1 मालूम किया था तो T1 मालूम करने के लिए जब हमने इस फॉर्मूले को यूज किया था तो क्या हमें एफिशिएंसी चाहिए थी? नहीं चाहिए थी, बिल्कुल हमें एफिशिएंसी चाहिए थी। इसका मतलब यह है कि आज न्यूमेरिकल में T1 T2 से पहले एफिशिएंसी हमें खुद से मालूम करनी होगी। ये बात अच्छी तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि जब तक हम एफिशिएंसी नहीं मालूम करेंगे हम इस फॉर्मूले की तरफ नहीं जा सकते। ओके, ये बात समझ में आ रही है? तो आपको T1 निकालना है। आज उसने परसेंट एफिशिएंसी हमसे नहीं पूछा, लेकिन हमें परसेंट एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी क्योंकि यह है फॉर्मूला।
तो आप इसको ऐसे देखो, आप एग्जाम में करो, आप बोलोगे एज वी नो, हम ये बात जानते हैं कि जो परसेंट एफिशिएंसी है वो है मेरे पास T1 माइनस T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाय 100। क्या ख्याल है? ये आपने लिखा। अब इस फॉर्मूले में T1 माइनस T2 तो आपके पास है, T1 आपके पास नहीं, आप मालूम कर सकते हो। अगर आपको क्या मालूम हो, परसेंट एफिशिएंसी मालूम हो, तो आपने कहा कि फिलहाल तो भाई मैं इसको नाम दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 का। तो आपने कहा जो सबसे पहला टास्क है वो है परसेंट एफिशिएंसी को मालूम करना, राइट? तो आपने कहा मैं परसेंट एफिशिएंसी निकालता हूं, तो डेल्टा W Q2, तो डेल्टा W Q2, तो डेल्टा W और Q1 हो, तो मैं परसेंट एफिशिएंसी निकाल सकता हूं। आपने कहा कि एज परसेंट एफिशिएंसी मेरे पास क्या है, डेल्टा W अपॉन Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया, क्योंकि जब Q1 नहीं मालूम आपको, तो इस फॉर्मूले में परसेंट एफिशिएंसी को मालूम करने चले थे, तो दूसरे फॉर्मूले में जाके Q1 में फंस गए। तो हमने कहा पहले Q1 मालूम कर लेते हैं, तो हमने कहा कि Q1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सबसे पहले Q1 मालूम करते हैं। तो हमने कहा अभी Q1 मालूम कर लेते हैं। हमने कहा जानते हैं कि डेल्टा W बराबर है Q1 माइनस Q2 के, सो डेल्टा W प्लस Q2 बराबर होगा Q1 के। तो डेल्टा W कितना है 2000 और Q2 हमारे पास कितना है 4000, सो दिस इज इक्वल टू Q1। सो Q1 मेरे पास कितना आ गया क्लास 6000 जूल्स, राइट? अब इसको पुट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो आपने कहा सो क्वेश्चन नंबर 2 इंप्लाइज दैट परसेंट एफिशिएंसी डेल्टा W कितना है हमारे पास 2000 डिवाइडेड बाय Q1 हमारे पास कितना कैलकुलेट हो गया 6000 और मल्टीप्लाई बाय किससे करना है 100 से। सो 20 से 20 कैंसिल, 2 1 2 2 3 6 1/3 और फिर किससे 1 सबसे पहले 1/3 पे निकालो, मल्टीप्लाई कर दो उसको 100 के साथ। तो हमने किया जनाब यानी 1 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय 100। सो ये मेरे पास आ रहा है निकल के जो परसेंट एफिशिएंसी आ रही है वो 33.33% आ रहा है। अभी 33.33% उठा के मैं पुट करने जा रहा हूं कहां पर, यहां पर, सही है? ये परसेंट एफिशिएंसी यहां पुट करूंगा T1 आ जाएगा। परसेंट एफिशिएंसी की जगह पे लिखा है 33.33 डिवाइडेड बाय 100, सही है? 100 यहां डिवाइड हो जाता है, ऐसे करना। तो T1 माइनस T2 मेरे पास कितना है, T1 माइनस T2 85। फिर वही बात है, इस 85 को डिग्री सेल्सियस से केल्विन में मत कन्वर्ट कीजिएगा, क्योंकि डिफरेंस को कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने कर दिया मारे गए, न्यूमेरिकल गलत। अपॉन कितना है मेरे पास T1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 0.3333, ठीक है, इज इक्वल टू 85 अपॉन T1। सो नेक्स्ट स्टेप इज T1 इज इक्वल टू 85 डिवाइडेड बाय 0.3333। तो यहां से आ जाएगा T1 आपके पास। तो मुझे बताइए अब कितना हो जाएगा 85 डिवाइडेड बाय 0.3333। तो ये मेरे पास आ गया 255.00 केल्विन। 002 है मेरे पास, लेकिन कोई बात नहीं, तो मैं 002 पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिख देता हूं। क्या ये आ गया मेरे पास T1। अब समझ में आई आपको बात? T1 आसानी से हो गया। अब जैसे ही हमारे पास T1 की वैल्यू आ चुकी है, ये T1 की वैल्यू आ गई। T1 की वैल्यू, अब T2 कैसे मालूम करें? T2 की तो मालूम करना है, T1 की वैल्यू है इस फार्मूले में पुट कर दो। तो इस T1 की वैल्यू इस फार्मूले में पुट करो, हमारे पास क्या देगा T2 आ जाएगा। अब मैं करने जा रहा हूं इसको। सो T1 माइनस T2 किसके बराबर है 85 के। डिग्री सेल्सियस में है या केल्विन में है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। T1 में कितना मालूम कर चुका हूं 255, ठीक है, 0.002 माइनस T2 किसके बराबर आया 85 के। तो आपको T2 मालूम करना है, माइनस का वहां जाके प्लस का हो जाएगा, ये कर दिया प्लस का T2, 85 प्लस का यहां पे क्या हो जाएगा माइनस, तो 255.002 माइनस 85 आसान है। तो T2 यहां से आपके पास आ जाएगा, इसमें से माइनस करें तो 255.002 में से माइनस किया हमने 85 को, तो हमारा आंसर आ रहा है 170.002 केल्विन। आप देख रहे हैं, क्योंकि अगर ये उसे डिग्री सेल्सियस में भी दिया हुआ है तो मैं इसको अगर केल्विन में लिख दूं तो क्या फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा।
क्योंकि डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, चाहे केल्विन में हो चाहे डिग्री सेल्सियस में हो, डिफरेंस सेम रहेगा। केल्विन डिग्री सेल्सियस सेम टेम्परेचर स्केल है, दोनों की जो डिवीजन है वो बिल्कुल सेम है। ओके, सो जनाब अली ये हमारे पास आ गया। तो अब हम इस आंसर को आप चेक कर लीजिए और मुझे बताइए न्यूमेरिकल आसान है, आपकी समझ में आ गया? ये रहा देखें। अच्छा मेरे पास 255 है, यहाँ 257 है और 172 है। अच्छा ये जो जवाब का फर्क आ रहा है ना, ये भी मैं आपको समझा दूं कि ये सीन क्या है। वैसे तो फर्स्ट ईयर में भी ये बात मैंने बताई होती है स्टूडेंट को, लेकिन यहां पे मुझे बतानी है, ठीक है। ये देखिए ये आ रहा है 257.57, 257 है, जबकि मेरा आंसर अगर आप बोर्ड के ऊपर चेक करें तो वो मेरा आंसर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 255 आ रहा है। ये रहा 255 मेरा आंसर है, राइट। तो ये ऐसा क्यों आ रहा है, मैं इसकी वजह आपको समझा देता हूं। जब मैंने परसेंटेज, जो परसेंट एफिशिएंसी जब मैंने कैलकुलेट की थी, वो परसेंट एफिशिएंसी जो थी मेरे पास वो क्या आई थी, ये मैं बात आपको बताना चाह रहा हूं, मसला है क्या। देखिए जब मैं परसेंट एफिशिएंसी कैलकुलेट कर रहा था तो डेल्टा डब्ल्यू तो मेरे पास था 2000 और अपॉन Q1 मेरे पास कितना आ चुका था, 6000 आ गया था, याद है। और इनटू मल्टीप्लाई बाय मैंने क्या किया था, 100 किया था। तो ये इनसे 3 0 से 3 0 कैंसिल किए, 2 1 2 2 3 6 किया था और 1/3 फिर मैंने इसको 100 से किया। तो आप जरा देखिएगा, जब मैं 1 को डिवाइड करता हूं 3 से तो और उसको मल्टीप्लाई करता हूं 100 से, तो ये जो मेरा जवाब है ये परसेंट एफिशिएंसी का ये ऐसे है 33.33 333, ये 33 चलता चला जा रहा है। ये मेरी बात समझ में आ रही है। मैंने इसको 33.33 लिया, इस तरह लिया, तो मेरे कैलकुलेशन की वैल्यू में थोड़ा सा फर्क आ गया। मैं क्या कर रहा हूं, मेरे कैलकुलेटर में जो वैल्यू लिखी इसको मैं इरेज नहीं कर रहा। ये बड़े अच्छी तरीके से बात नोट कीजिएगा कि मेरे कैलकुलेटर में जो आंसर आ गया उसी आंसर को मैं रहने दे रहा हूं, उस आंसर को मैं छेड़ नहीं रहा। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने परसेंट एफिशिएंसी को T1 माइनस T2 अपॉन T1 के फॉर्मूले में रख के मल्टीप्लाई बाय 100 किया। तो T1 मैंने कैसे निकाला, T1 माइनस T2 मेरे पास कितना है 85 और T1 माइनस T2 85 है और परसेंट एफिशिएंसी यहां पे डिवाइड हो जाएगा। वो परसेंट एफिशिएंसी है 0.3333, मैंने ये लिखा था, ठीक है। 33.33 को 100 से किया तो 0.33। मैं इसको इरेज नहीं कर रहा, मैंने क्या किया, मैंने इसको डिवाइडेड बाय 100 किया तो ये मेरे पास आ गया वही 0.333। अब मैंने क्या किया, मैंने अपने कैलकुलेटर में 85 को डिवाइड किया, डायरेक्ट आंसर का बटन दबाया और इज इक्वल टू किया, तो मेरा आंसर एग्जैक्टली 255 आ चुका है, एग्जैक्टली 255 आ गया। तो वो जो पॉइंट का एरर था वो डिलीट हो गया। तो बहरहाल ये जो मेरा आंसर है ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। जब मैंने इसको 0.333 4 टाइम 3 लिया तो ये मेरा आंसर आया 255 एग्जैक्टली। और अगर मैं इसमें से ये 2 3 मिटा देता हूं, 0.33 लेता हूं, यानी मैं अपने आंसर को क्या कर रहा हूं, उसकी जो एक्यूरेसी है उसको कम कर रहा हूं, आंसर की एक्यूरेसी को कम कर रहा हूं। तो आंसर की एक्यूरेसी को जब कम करूंगा तो अब मेरे पास ये आंसर आ जाएगा 257.57 केल्विन। अब ये ऐसे हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो 255 आंसर है ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, इसमें कोई गलती नहीं है, याद रखिएगा। ये ज्यादा एक्यूरेट है, इसमें एरर है। इसमें एरर किस वजह से कि मैंने जीरो के बाद, पॉइंट के बाद जो है वो 2 डिजिट लिए हैं और यहां मैं पॉइंट के बाद 4 डिजिट पर काम कर रहा हूं। तो इट इज मोर प्रिसाइज आंसर, ज्यादा प्रिसाइज आंसर है, ठीक है। ये लेस प्रिसाइज है। मेरा ख्याल बात समझ में आ गई होगी। अली दादा थैंक यू पॉइंट आउट करने का। अच्छा जनाब, उसके बाद हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 11 2010 में हमारे पास आए हुए। इसमें साहब हमसे क्या कह रहे हैं, हीट इंजन परफॉर्म 400 जूल ऑफ वर्क इन ईच साइकिल एंड हैज एफिशिएंसी 25%। अब वर्क हमें दिया हुआ डेल्टा डब्ल्यू, एफिशिएंसी भी दी हुई 25%। हाउ मच हीट इज एब्सॉर्ब एंड रिजेक्टेड इन ईच साइकिल। ये एग्जैक्टली वही न्यूमेरिकल है जो कि न्यूमेरिकल नंबर 9 है हमारी बुक का, राइट। डेल्टा डब्ल्यू दिया हुआ है, एफिशिएंसी दी हुई है, हाउ मच हीट एब्सॉर्ब का मतलब है Q1, हाउ मच हीट इज रिजेक्टेड का मतलब है Q2। तो Q1 Q2 आपने मालूम करने, जरा जल्दी से न्यूमेरिकल मुझे करके बताइए, हरी अप।
न्यूमेरिकल नंबर 11 बिल्कुल हमारा बुक का न्यूमेरिकल नंबर 11.9 की तरह मेरा ख्याल है आप लोग समझ गए होंगे, कर लिया हो अब तक आप लोगों ने। बिल्कुल ठीक है भाई, एक स्टूडेंट ने इसको कर लिया और उसका आंसर जो है ना वो बिल्कुल एक्यूरेट यही वाला आ रहा है। सो मैं एक्सपेक्ट करता हूं बाकी तमाम से कि उन सब का भी यही जवाब आ रहा होगा।